क्या एक निर्जीव मुखौटा किसी इंसान के भीतर देवता या दानव की आत्मा फूंक सकता है? ब्रह्मपुत्र की उफनती लहरों के बीच बसे एक ऐसे द्वीप की कल्पना कीजिए जहां 5 सदियों से एक रहस्यमयी कला जीवित है। एक ऐसी कला जिसमें मिट्टी, बांस और गोबर के मेल से पौराणिक चरित्रों को साक्षात धरती पर उतार दिया जाता है। असम का मझुली द्वीप, जो न केवल दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, बल्कि भारत की एक ऐसी सांस्कृतिक धरोहर का केंद्र भी है जिसे आधुनिक दुनिया लगभग भूल चुकी है। आज हम उस गुप्त प्रक्रिया की परतों को खोलेंगे जिससे मझुली के मुखौटे तैयार होते हैं और जानेंगे कि कैसे एक संत की दूरदर्शिता ने कला को मोक्ष का माध्यम बना दिया। विजयनगर के पत्थरों के चमत्कार, लेपाक्षी के झूलते खंभे की रहस्यमयी यात्रा के बाद आज हमारा सफर हमें पूर्वोत्तर भारत की गोद में ले आया है। असम का यह मझुली द्वीप केवल भूगोल का हिस्सा नहीं है, यह एक जीवित सभ्यता है। यहाँ की हवाओं में भक्ति का वास है और यहाँ की मिट्टी में कला घुली हुई है। लेकिन इस द्वीप की सबसे बड़ी विशेषता है वे सत्र यानी मठ, जहाँ सदियों से एक अनूठी परंपरा चली आ रही है। जब आप इन सत्रों में प्रवेश करते हैं तो आपका सामना विशालकाय मुखौटों से होता है। 10 सिरों वाला रावण, विकराल नरसिंह या मायावी कालिया नाग, ये केवल साज सज्जा की वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि ये मझुली की आत्मा है। इस कहानी की शुरुआत होती है 15वीं और 16वीं शताब्दी में, जब महान समाज सुधारक, कवि और नाटककार श्रीमंत शंकरदेव ने असम के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को एक नई दिशा दी। उस समय समाज बिखरा हुआ था और धर्म के नाम पर कई जटिलताएं थीं। शंकरदेव ने एक शरण नाम धर्म का प्रचार किया और भक्ति को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए सत्र प्रणाली की नींव रखी। सत्र केवल धार्मिक केंद्र नहीं थे, बल्कि वे कला, संगीत, नृत्य और नाटक की पाठशालाएं भी थे। उन्होंने महसूस किया कि अगर ईश्वर की कथाओं को लोगों तक पहुंचाना है तो केवल उपदेश काफी नहीं होंगे, इसके लिए दृश्यों की जरूरत थी। यहीं से जन्म हुआ भावना का, जो एक पारंपरिक धार्मिक नाटक है। और इन नाटकों को जीवंत बनाने के लिए जरूरत थी मुखौटों की, जिन्हें स्थानीय भाषा में मुख कहा जाता है। मझुली के इन मुखौटों का निर्माण दुनिया की किसी भी अन्य मुखौटा कला से बिल्कुल अलग है। यह कोई साधारण हस्तशिल्प नहीं है, बल्कि एक अत्यंत जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया है जो पीढ़ियों से गुप्त रखी गई है। क्या आप विश्वास करेंगे कि इन विशालकाय और डरावने दिखने वाले मुखौटों का वजन बहुत कम होता है? इसका रहस्य छिपा है इनके निर्माण की तकनीक में। इन मुखौटों को बनाने के लिए किसी प्लास्टिक या धातु का उपयोग नहीं होता। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र के किनारों पर उगने वाले खास किस्म के बांस की पट्टियों से एक ढांचा या कंकाल तैयार किया जाता है। यह ढांचा ही मुखौटे की बुनियादी आकृति तय करता है। बांस के इस ढांचे पर सूती कपड़े की परतें चढ़ाई जाती हैं, जिन्हें चिपकाने के लिए एक विशेष लेप का उपयोग होता है। यह लेप ब्रह्मपुत्र की उपजाऊ मिट्टी, गाय के गोबर और गोंद का एक अनूठा मिश्रण है। गोबर का उपयोग इसे लचीलापन और मजबूती देने के लिए किया जाता है, जबकि मिट्टी इसे आकार देती है। इसे कई दिनों तक छांव में सुखाया जाता है। जब यह पूरी तरह सूख जाता है, तब शुरू होती है कलाकार की असली परीक्षा। चेहरे के हाव भाव उकेरना, आंखें, नाक और मुंह की सूक्ष्म बारीकियों को इसी मिट्टी और गोबर के मिश्रण से गढ़ा जाता है। मझुली के शिल्पकार मानते हैं कि जब वे किसी देवता का मुखौटा बनाते हैं तो वे केवल एक वस्तु नहीं बना रहे होते, बल्कि वे उस दिव्य ऊर्जा को आमंत्रित कर रहे होते हैं। एक बार जब मुखौटे का आकार तैयार हो जाता है तो उसे रंगों से सजाया जाता है। यहाँ भी आधुनिक रासायनिक रंगों का स्थान नगण्य है। पारंपरिक रूप से कलाकार प्राकृतिक रंगों का ही उपयोग करते हैं। हेंतुल, सिंदूर जैसा लाल पत्थर और हाईताल, पीला खनिज जैसे प्राकृतिक पदार्थों को ओक के पेड़ की गोंद के साथ मिलाकर रंग तैयार किए जाते हैं। ये रंग न केवल चमकदार होते हैं, बल्कि सदियों तक फीके नहीं पड़ते। इन रंगों का चयन भी प्रतीकात्मक होता है। सात्विक पात्रों के लिए सफेद या पीला, उग्र पात्रों के लिए लाल और भगवान कृष्ण या असुरों के लिए नीला या काला रंग। लेकिन इन मुखौटों का असली जादू तब दिखता है जब इन्हें भावना नाटक के दौरान पहना जाता है। मझुली के मुखौटे 3 प्रकार के होते हैं। पहला मुख, जो केवल चेहरे को ढकता है। दूसरा लौटो कई मुख, जिसकी विशेषता यह है कि इसके जबड़े और आंखें हिल सकती हैं, जिससे पात्र की भावनाएं और भी जीवंत हो उठती हैं।
और तीसरा है बोरमुख या सुमुख। ये विशालकाय मुखौटे होते हैं जो कलाकार के पूरे शरीर को ढक लेते हैं। कभी कभी इनकी ऊंचाई 10 से 12 फीट तक होती है। जब एक कलाकार इन मुखौटों को पहनकर मंच पर आता है तो वह अपनी पहचान खो देता है। दर्शक के सामने केवल वह पौराणिक पात्र रह जाता है। यह कला और आध्यात्मिकता का एक ऐसा मिलन है जहां कलाकार और दर्शक के बीच की दूरी मिट जाती है। इतिहासकारों के लिए मझुली की यह मुखौटा परंपरा एक जीवित पुरालेख है। 15वीं शताब्दी से आज तक बिना किसी लिखित मैन्युअल के यह ज्ञान केवल मौखिक रूप से और गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा है। सामगुरी सत्र, जो मुखौटा बनाने के लिए विश्व प्रसिद्ध है, आज भी इस परंपरा का मशालची बना हुआ है। यहाँ के शिल्पकार केवल कलाकार नहीं बल्कि वे इतिहास के संरक्षक हैं। वे हमें बताते हैं कि कैसे मध्यकालीन भारत में कला का उपयोग समाज को जोड़ने और शिक्षित करने के लिए किया जाता था। श्रीमंत शंकरदेव ने कला को एक लोकतांत्रिक रूप दिया, जहां गांव का हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि का हो, इस सांस्कृतिक उत्सव का हिस्सा बन सकता था। मझुली की इस कला का महत्व केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि यह उस समय के उन्नत पारिस्थितिक ज्ञान का भी प्रमाण है। स्थानीय संसाधनों का ऐसा सटीक उपयोग जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए और सदियों तक टिका रहे, आज के सस्टेनेबल आर्ट के विचार से कहीं आगे है। लेकिन आज यह प्राचीन धरोहर एक बड़े संकट के मुहाने पर खड़ी है। ब्रह्मपुत्र नदी, जिसने इस संस्कृति को जन्म दिया, वही अब इसके अस्तित्व के लिए खतरा बन गई है। हर साल आने वाली बाढ़ और नदी के कटाव के कारण मझुली द्वीप का क्षेत्रफल लगातार घट रहा है। 19वीं शताब्दी के अंत में जो द्वीप लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर का था, वह अब सिमटकर 400 वर्ग किलोमीटर से भी कम रह गया है। द्वीपों का कटाव केवल जमीन का नुकसान नहीं है, बल्कि यह उन प्राचीन सत्रों और उन कलाकारों के घरों का भी नुकसान है जो इस विद्या के अंतिम संरक्षक हैं। यदि यह द्वीप डूब गया तो क्या 500 साल पुरानी यह कला केवल संग्रहालयों की शोभा बनकर रह जाएगी? आधुनिक पीढ़ी के युवा धीरे धीरे आजीविका की तलाश में द्वीप से बाहर जा रहे हैं, जिससे इस जटिल कला को सीखने वालों की संख्या कम हो रही है। हालांकि हाल के वर्षों में कुछ सकारात्मक बदलाव भी आए हैं। मझुली के मुखौटों को वैश्विक पहचान मिल रही है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के प्रयास भी जारी हैं। अब ये मुखौटे केवल नाटकों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे कला प्रेमियों के ड्राइंग रूम का भी हिस्सा बन रहे हैं, जिससे कलाकारों को आर्थिक संबल मिल रहा है। मझुली के मुखौटे हमें सिखाते हैं कि इतिहास केवल पत्थरों या किलों में नहीं होता, वह उन हाथों में भी होता है जो बांस और मिट्टी से भगवान गढ़ते हैं। यह कला असम की अस्मिता का प्रतीक है, जो आक्रमणों, प्राकृतिक आपदाओं और समय के बदलावों के बावजूद अडिग खड़ी है। यह उन गुमनाम कलाकारों की कहानी है जिन्होंने अपनी आंखों की रोशनी और उंगलियों का कौशल एक ऐसी परंपरा को दे दिया जो उन्हें खुद से बड़ा बनाती है। क्या हम एक समाज के रूप में इस द्वीप और इसकी कला को बचाने में सफल होंगे, या फिर ब्रह्मपुत्र की लहरें इस इतिहास को भी अपने साथ बहा ले जाएंगी? मझुली का रहस्य यह नहीं है कि ये मुखौटे कैसे बनते हैं, बल्कि यह है कि इन्होंने कैसे एक पूरी संस्कृति को 500 सालों तक एक सूत्र में पिरोए रखा। यह आस्था, विज्ञान और सौंदर्य शास्त्र का एक अद्भुत संगम है, जिसे महसूस करने के लिए आपको एक बार मझुली की मिट्टी पर कदम रखना होगा। यहाँ के मुखौटों की आंखों में झांक कर देखिए, आपको भारत के उस स्वर्णिम मध्यकाल की झलक मिलेगी जहाँ कला ही पूजा थी। भारत के इतिहास की यह यात्रा हमें जितने उत्तर देती है, उससे कहीं ज्यादा सवाल खड़े करती है। जहाँ मझुली में हमने देखा कि कैसे भक्ति ने कला को जन्म दिया, वहीं हमारे देश के मध्य में एक और ऐसा स्थान है जहां पत्थरों पर उकेरी गई आकृतियों ने सदियों से दुनिया को हैरत में डाल रखा है। वह स्थान जहां काम, धर्म और मोक्ष का ऐसा संतुलन दिखता है जो शायद ही दुनिया में कहीं और मिले। अगले एपिसोड में हम मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच छिपे उन मंदिरों की यात्रा करेंगे जिन्हें दुनिया खजुराहो के नाम से जानती है। क्या वे मूर्तियां केवल कामुकता का प्रदर्शन हैं, या उनके पीछे छिपा है कोई गहरा आध्यात्मिक दर्शन? क्या चंदेल राजाओं ने पत्थरों पर कामसूत्र लिखा था, या वे कुछ और कहना चाहते थे? जुड़िए हमारे साथ जब हम खजुराहो के उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें सदियों तक जंगलों ने अपनी आगोश में छिपाए रखा। अभी के अभी इस वीडियो को एक बड़ा लाइक दें,
चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और उस घंटी वाले बेल बटन को दबाना बिल्कुल न भूलें। तब तक भारत के इस अनंत इतिहास को देखते रहिए और अपनी विरासत पर गर्व कीजिए।